उसके बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर आएंगे। क्या क्या रिकैप करने के लिए है आपके सामने, चलिए देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, बेसिकली क्या रिकैप करने के लिए है, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या क्या है रिकॉल, इसका देख लेते हैं रिकॉल भाई। एक तो बात यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज बिगिन, मतलब शुरू होता है कहां से, वो पॉजिटिव चार्ज से और इन्फिनिटी से, या तो पॉजिटिव चार्ज से शुरू होगा या तो इन्फिनिटी से। पॉजिटिव चार्ज से कब शुरू होता है, जब वो पॉजिटिव चार्ज के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना रहे हैं, और नेगेटिव चार्ज के लिए जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाएंगे तो कहां से शुरू होगा, नेगेटिव से, और टर्मिनेट होता है कहां पर, नेगेटिव चार्ज पर और या तो इन्फिनिटी पर। पॉजिटिव चार्ज का टर्मिनेशन कहां हो जाएगा, इन्फिनिटी पर, और नेगेटिव चार्ज का टर्मिनेशन कहां पर होगा, नेगेटिव चार्ज पर। कोई परेशानी इसको समझने में। साथ ही साथ अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कहीं आसपास रहा, मान लिया जाए हमारे पास दो चार्ज बॉडी है, ये आपका पॉजिटिव है और ये आपका नेगेटिव है, तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिमोट से निकल रही होंगी और डस्टर पे जाकर के खत्म हो जाएगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में बात किए थे। कल और बातें जाने थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक स्मूथ कर्व बनाता है, कभी भी एंगल वाला कर्व नहीं बनाता है। अच्छी बात है, खैर डिटेल में है, ये रिकैप में हम जितना ज़्यादा हो सकता है वो, जितना कम हो सकता है वो बातें करेंगे। टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर डाला गया टेंजेंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। किसका डायरेक्शन देता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देता है। फिर हम लोग क्या बोले थे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट, ये भी बताए थे। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, सभी लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होती है। जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जितना क्राउडेड होगा वहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर दूर होगा वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होगा। जिस चार्ज बॉडी का वैल्यू जितना ज़्यादा होगा उनसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उतनी ज़्यादा निकलेंगी। ये सब पढ़े थे ना हम लोग। उसके बाद बोले थे कि टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट। क्यों भाई, क्योंकि दो पॉसिबल डायरेक्शन जनरेट हो जाएगा जो पॉसिबल नहीं है। टू इफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डेंसिटी, लाइन डेंसिटी इज हाई देन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज हाई, और लाइन डेंसिटी अगर कम है तो इंटेंसिटी भी आपका कम हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर एग्जिस्ट इन क्लोज्ड लूप, यानी ये कैसा लूप बनाता है, ओपन लूप बनाता है। और बात कर लेते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कमिंग आउट एंड गोइंग इन, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, ये किस पर डिपेंड करता है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पर। चलिए अच्छी बात है। इतना रिकैप करने के बाद आगे बढ़ते हैं और पहला टॉपिक है आज का एरिया वेक्टर। क्या टॉपिक है आपका, एरिया वेक्टर। क्या बोला मैंने, एरिया वेक्टर, याद रखिएगा। इस टॉपिक का नाम हमने रखा है एरिया वेक्टर। गौर से सुनिए, एरिया वेक्टर क्या है। एरिया वेक्टर के बारे में दो तीन बातें बढ़िया से पहले समझ लेते हैं। आज तक बचपन से लेकर के अभी तक जो एरिया के बारे में बात किया है मैंने, एरिया के बारे में ये बात की है मैंने कि भाई एक एरिया स्केलर क्वांटिटी है ना, पढ़े हो ना, जब यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर पढ़ रहे होते हैं तब हम बोलते हैं लेंथ इज ए स्केलर क्वांटिटी, एरिया इज ऑल्सो ए स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। एरिया से मुराद हमारा यहाँ पर यह है कि हम किसी भी 2D का एरिया पहली बार कंसीडर कर रहे हैं। 2D का एरिया का मतलब है हमारे पास एक रेक्टेंगल है। क्या है, हमारे पास एक रेक्टेंगल है। कंसीडर कीजिए कि ये आपके पास एक रेक्टेंगल है जो आपको दिख रहा है, कंसीडर करना है एक क्यूब, लेकिन सॉरी क्यूबॉइड, लेकिन आपको क्या कंसीडर करना है, ये एक रेक्टेंगल है जो आपको दिख रहा है। इस रेक्टेंगल का एक लेंथ होगा और एक विड्थ होगा। कोई परेशानी वाली बात नहीं है, अरे हाँ या ना बोलो, चमका कि नहीं चमका। इसमें एक लेंथ होगा और एक विड्थ होगा। अच्छी बात है। आप जब लेंथ और विड्थ की बात करते हैं तो हम इसे कंसीडर कर लेते हैं कि ये हमारा है लेंथ। क्या कंसीडर करते हैं कि ये हमारा है आपका लेंथ, कंसीडर करो L है। हम इसे कंसीडर कर लेते हैं कि ये हमारा है विड्थ, कंसीडर करो कि B है। अगर मैं पॉइंट का नाम लिख लूँ A B C D, तो एक बात बताओ मुझे, क्या A से B तक का डिस्प्लेसमेंट भी अगर मैं कैलकुलेट करूँ, A से B तक का डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करूँ तो क्या मुझे डिस्प्लेसमेंट भी L ही मिलेगा? बोलो एक बार हाँ या ना। यानी L आपका एक डिस्प्लेसमेंट की तरह शो कर सकते हैं कि नहीं। उसी तरह अगर मैं B से C की लेंथ को कैलकुलेट करूं, क्या B से C को मैं एक डिस्प्लेसमेंट की तरह कह के और इसे B बोल सकता हूं? कोई परेशानी है? यानी अगर जनरल लैंग्वेज में मैं बोलूं कि L इज ए वेक्टर क्वांटिटी
एंड ऑल्सो बी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। कोई परेशानी है? जब आप एरिया का फॉर्मूला लिखते हैं तो लिखते हैं लेंथ इंटू विड्थ, लिखते हो कि नहीं लिखते हो? अगर लेंथ इंटू विड्थ लिख रहे हो तो वेक्टर के फॉर्म में लिखो L क्रॉस B। इसका मतलब ये हो गया कि इसका आंसर आएगा एल बी साइन का थीटा। थीटा कितना है? ये एंगल कितना होता है भाई? 90 डिग्री। साइन का कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। आंसर क्या आएगा? L इंटू बी। क्या एरिया का यही फॉर्मूला आपने पहले भी पढ़ रखा है? हाँ या ना बोलो। तो क्या हम एरिया को एज ए वेक्टर क्वांटिटी कंसिडर कर सकते हैं? पहली बार, क्या एरिया को वेक्टर क्वांटिटी कंसिडर कर सकते हैं? अब नहीं चमका आप लोगों को, समझ में नहीं आया। हम बोल रहे हैं मान लो कि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो प्रूफ भी चाहिए ना भाई कि एरिया वेक्टर क्वांटिटी है या नहीं है। हम मान लिए कि पहली बात एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है, तब अगर एरिया वेक्टर क्वांटिटी है तो एरिया का फॉर्मूला हमारा कहता है एल इंटू बी। आंसर आना चाहिए इसका एल बी, यही आना चाहिए ना? अरे हाँ है ना? तब हमने बोला कि वेक्टर के तरफ पे कंसिडर किया। एल को हमने वेक्टर लिया क्योंकि एल एक डिस्प्लेसमेंट की तरह है, बी को भी हमने एक वेक्टर लिया क्योंकि ये बी भी एक डिस्प्लेसमेंट की तरह है। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया वेक्टर रूल से। वेक्टर रूल कहता है एल क्रॉस बी कर लो, और एल क्रॉस बी जब आप करेंगे तो वेक्टर का कहना है जब आप ए क्रॉस बी करते हो, किसी भी दो वेक्टर क्वांटिटी को क्रॉस प्रोडक्ट करते हो, तो आंसर आता है ए बी साइन का थीटा। आता है कि नहीं आता है? हम वही रूल अप्लाई किए, एल बी साइन का थीटा। थीटा कितना है हमारे पास? एंगल 90 डिग्री। साइन का 90 डिग्री का वैल्यू कितना आता है? 1। आंसर हमारे पास कितना आ गया? एल बी। अगर स्केलर भी आप मानते थे तो भी आंसर आपका कितना आता था? एल बी। अगर वेक्टर भी माने तो आपका आंसर कितना आया? एल बी। क्या कोई डिफरेंस आएगा? अरे हाँ या ना बोलो, चमका कि नहीं चमका? कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो साइंटिस्ट ने कहा कि आप एरिया को वेक्टर क्वांटिटी कंसिडर कीजिए। क्या बोला उन्होंने? एरिया को बोलो, आवाज नहीं आ रही। एरिया को वेक्टर क्वांटिटी क्या कीजिए? कंसिडर कीजिए। हमने साइंटिस्ट ने, दूसरे साइंटिस्ट ने उनका प्रूफ मांग लिया होगा, उसने प्रूफ दिया होगा। तीसरा तड़ाक से बोल सकता है, बोले होंगे कि भाई चलो माना ये वेक्टर है, पर जब दो वेक्टर क्वांटिटी का प्रोडक्ट करते हैं क्रॉस में तो उसका जो रिजल्ट आता है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। अच्छी बात है, इसलिए आपने एरिया को वेक्टर मान लिया, पर एरिया का कोई तो डायरेक्शन चाहिए। अरे हाँ या ना? चाहिए ना कि नहीं चाहिए? चाहिए। आप इसको देखो, ये आपका एक्स प्लेन, ये आपका, जब आप एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करोगे क्रॉस में तो आंसर किस में आना चाहिए आपका? जेड में। अरे आंसर किस में आनी चाहिए आपकी? आंसर किस में आनी चाहिए आपकी? बोलो, आंसर किस में आना चाहिए आपका? आंसर किस में आना चाहिए आपका? जेड प्लेन में। क्योंकि रिजल्टेंट वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है वो आर वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा, आर वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा, आर वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो ए वेक्टर के परपेंडिकुलर होना चाहिए, साथ ही साथ बी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होना चाहिए। अब आप सोचिए, आर वेक्टर यानी ये वाला पार्ट हो गया आपका एरिया, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इस वाले के परपेंडिकुलर, इस वाले के परपेंडिकुलर कौन हो सकता है? ये। साथ ही साथ किसके परपेंडिकुलर? इस वाले के भी परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो कौन सा डायरेक्शन जाएगा? जेड डायरेक्शन। इसका मतलब इस एरिया का जो डायरेक्शन होगा वो 90 डिग्री टू इस प्लेन पर होगा, एक्स वाई प्लेन के 90 डिग्री पर होगा। हाँ या ना? एक्स वाई प्लेन के 90 डिग्री पर। कौन सा प्लेन होगा? जेड एक्सिस होगा। सॉरी, प्लेन बोल रहे, कौन सा एक्सिस होगा? जेड एक्सिस होगा। वही बात हमने बोला कि डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज ऑलवेज नॉर्मल टू सरफेस। क्या ये सरफेस के नॉर्मल होगा? क्या ये सरफेस के नॉर्मल होगा? अगर मैं एरिया इधर का लेता हूं तो डायरेक्शन किधर हो जाएगा? इधर। अगर मैं एरिया इधर वाला लेता हूं तो डायरेक्शन किधर हो जाएगा? ऊपर। अगर मैं एरिया इधर वाला लेता हूं तो डायरेक्शन किधर हो जाएगा? यानी हमेशा सरफेस के क्या होगा? परपेंडिकुलर। अगर मैं डेस्क के को एरिया मान रहा हूं तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा? ऊपर की ओर। अगर डेस्क का नीचे वाला पार्ट को मैं देख रहा हूं तो डायरेक्शन किधर हो जाएगा? नीचे की ओर। अरे आया कि नहीं आया? चमका कि नहीं चमका? जेड डायरेक्शन को शो करने के लिए जब हम क्रॉस में लिखते हैं इसका मतलब डायरेक्शन अंदर की ओर है, बोर्ड पर तो यही बोलते हैं ना। और जब डॉट में लिखते हैं तब इसका मतलब है बोर्ड से बाहर की ओर है, 90 डिग्री पर या किसी और एंगल पर? वेरी गुड, 90 डिग्री पर। और जब कोई एक्सिस 90 डिग्री पर हम रख करके देखते हैं या कोई लाइन को, तो उसे हम नॉर्मल भी बोल सकते हैं। अरे हाँ या ना? 90 डिग्री मतलब नॉर्मली।
इसीलिए बोला गया डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज ऑलवेज नॉर्मल टू दी सरफेस। तब हमने सारा चीज इसका बता दिया कि भाई एरिया का आंसर में भी चेंजिंग नहीं, एरिया का डायरेक्शन भी मिल गया आपको। तब अब आप इसके मानेंगे कि नहीं कि वेक्टर क्वांटिटी किसके बोलते हैं, जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होनी चाहिए। क्या इस एरिया को मैंने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों दिया? अगर हाँ दिया तो इसका मतलब एरिया क्या हो गया, एक वेक्टर क्वांटिटी। पहली बार 12th में हमने आपको पढ़ाया, पूरी 11th खत्म कर दिया, कभी भी मैंने नहीं बोला कि एरिया वेक्टर क्वांटिटी है। पहली बार आपको इंट्रोड्यूस किया क्या मैंने कि एरिया कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। एरिया कौन सी क्वांटिटी बोला मैंने, वेक्टर क्वांटिटी। अच्छी बात है। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी, इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, लेंथ का ऐसा यूनिट मीटर, एरिया विड्थ का ऐसा यूनिट मीटर, 2 बार मीटर को मल्टीप्लाई कीजिए, क्या मिलेगा आंसर, मीटर का स्क्वायर। अच्छी बात है। उसके बाद बोला कंसीडर वन एरिया वेक्टर डायरेक्शन पॉजिटिव एंड अपोजिट ऑफ नेगेटिव। बोला अगर इस वाले डायरेक्शन को आपने पॉजिटिव कंसीडर किया, पॉजिटिव डायरेक्शन, तो इस वाले को क्या बोलोगे? कोई बड़ी बात तो है नहीं, इतनी बात समझ में आ रही है। छाप लो जल्दी से, डायरेक्शन का वैल्यू सारा चीज निकाल लो, आप लिख लो एरिया वेक्टर है, एरिया का डायरेक्शन किधर होता है, अब पॉजिटिव डायरेक्शन कब लेना है, निगेटिव डायरेक्शन कब लेना है। चलिए देखिए मेरे पास एकदम एरिया वेक्टर आया। अच्छा लग रहा है ना स्लाइड देख के? देख के अच्छा नहीं लग रहा है तुम लोगों को? कितना अच्छा एकदम एरिया को दिखा रहा है कि डायरेक्शन कैसे परपेंडिकुलर होगा। मेहनत का काम है। उसमें दिख रहा है सही से? दिख रहा है ना? छोटा दिखे बड़ा दिखे क्या ही फर्क पड़ता है। अब बड़ा दिखा, नहीं फिर हम काला दिखेंगे। हाँ, रेड लाइट, रिंग लाइट, पैसे बजट की कमी है हमारी। आगे बढ़े। चलिए अब आ जाते हैं और कुछ कैलकुलेट करने के लिए। क्या कैलकुलेट करना है, ध्यान से देखिए। ध्यान से देखो, हम 2D डायरेक्शन में सारे सरफेस का एरिया वेक्टर चेक करना चाह रहे हैं। अगर हमारे पास ऐसा एरिया वेक्टर है, एरिया है, तो इस वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा, ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। इस वाले को भी आपको दिख रहा है ऐसा है, मतलब एरिया आपका ऐसा रखा हुआ है, उसका डायरेक्शन किधर होगा, ऊपर, और एक डायरेक्शन किधर होगा, नीचे। तो ऑलवेज 2D सरफेस आर कंसिडर एज ए ओपन सरफेस। 2D सरफेस को हम कैसा सरफेस कंसिडर करेंगे, ओपन सरफेस। क्लोज्ड सरफेस किसको बोलेंगे, क्लोज्ड सरफेस मतलब 3D सरफेस। ये जो सरफेसेस हैं आपका 3D है, क्यूबॉइड है, इसको हम क्लोज सरफेस कंसीडर करेंगे, वो बात की बात है। और क्लोज सरफेस का डायरेक्शन भी चेक करेंगे, वो अलग बात है। ओनली वन डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर ऑफ एन ओपन सरफेस इज कंसीडर फॉर ए पार्टिकुलर प्रॉब्लम। किसी एक प्रॉब्लम में हम एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन लेंगे 2D सरफेस में, एक ही डायरेक्शन होगा। 2D सरफेस की बात कर रहा हूँ। इस वाले सरफेस में, इस वाले सरफेस में एक ही डायरेक्शन होगा। अब इसका तो कोई विड्थ नहीं दिख रहा ना, सॉरी मोटाई तो नहीं दिख रहा ना। इस वाले सरफेस का अगर आपने एक प्रॉब्लम में इस तरफ डायरेक्शन ले लिया है तो आपको इस तरफ नहीं लेनी है। बार बार जब क्वेश्चन बनाइएगा तो ध्यान रहे, हमेशा
सरफेस के आउटवर्ड डायरेक्शन लेना है, इनवर्ड डायरेक्शन, बात पल्ले पड़ी क्या बोल रहा हूं मैं। हमेशा ये लॉजिक रखिएगा क्योंकि एक ही डायरेक्शन बोला है लेने के लिए, तो आपको किस तरफ लेना है, आउटवर्ड लेना है, इनवर्ड नहीं लेना है। किसी एक क्वेश्चन में एक एरिया का एक ही डायरेक्शन होगा, वो भी आपको आउटवर्ड में लेना है, इनवर्ड में नहीं लेना है। ये बातें आप याद रखने के लिए है, लिखने के लायक बातें नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पर समझना बहुत जरूरी है छोटी छोटी बातों को। कभी कभी छोटा छोटा मिस्टेक ही आपको बड़ा मिस्टेक करवा देता है। चलिए आपके सामने एक क्वेश्चन पड़ा हुआ है, इस क्वेश्चन को बनाने का कोशिश कीजिए झट से, जल्दी करो आदर्श। सेम सम्स क्या है क्वेश्चन। ए रेक्टेंगल ऑफ लेंथ ए एंड विड्थ बी इज प्लेस्ड एक्स वाई प्लेन शोन, आपको शो कर रहा है एक्स वाई प्लेन में है, जेड प्लेन आपका इस तरफ है। ये एक एरिया रखा हुआ है यहाँ पर, टे 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 टे, ये एरिया रख दिया मैंने। बोला फाइंड द एरिया वेक्टर ऑफ द रेक्टेंगल, एरिया निकालना है। एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू ए इंटू बी, यानी ए बी, या बहुत अच्छे से लिखेंगे तो ए बी साइन का 90 डिग्री, ए बी साइन का 90 डिग्री, अच्छी बात है। आंसर क्या मिलेगा, ए बी। बट ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका मैग्नीट्यूड मिला। अगर डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ मैं, एरिया के डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन बताइए किस तरफ होगा। इसका एक डायरेक्शन लूँ या दो डायरेक्शन, एक डायरेक्शन लूँ या दो डायरेक्शन। ओपन सरफेस है या क्लोज सरफेस, ओपन सरफेस। इसका डायरेक्शन आप किस तरफ ले लेंगे, इस तरफ, आउटवर्ड की तरफ। किस तरफ ले लेंगे, आउटवर्ड। तो वो जेड एक्सिस के पैरेलल होगा कि परपेंडिकुलर होगा, सही से सोचो। जेड एक्सिस के पैरेलल होगा डायरेक्शन कि परपेंडिकुलर होगा, जेड एक्सिस के पैरेलल होगा, पैरेलल टू जेड एक्सिस। कोई परेशानी है। अगर मान लिया जाए ए का वैल्यू आपको दे रखा 5 यूनिट, बी का वैल्यू दे रखा 3 यूनिट, तो आंसर कितना हो जाता, 15 यूनिट पैरेलल टू जेड एक्सिस, 15 यूनिट पैरेलल टू जेड एक्सिस। छापो जल्दी से क्वेश्चन और आंसर भी जल्दी से। ये यू मतलब यूनिट, 34 नहीं है, कुछ भी यूनिट हो सकता है, सेंटीमीटर में, मीटर में। ये सब बातें बकवास लिखा है उसने, टाइपिंग वाले ने, उतना चिंता नहीं करना है, गौरव का कमाल है ये सब। सिर्फ क्वेश्चन लिखना है, आंसर में हमने जो उधर रखा है वो लिख लेना है। एक्सिस के बारे में एक बात ध्यान में रख लो, पहले भी बोला है मैंने, एक्सिस होने के लिए एक ही शर्त है कि दो के बीच में एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। ये अगर एक्स है, ये वाई है, तो ये आप ऐसे पलट दो, ऐसे पलट दो, ऐसे पलट दो, ऐसे पलट दो, ये बदलने वाला नहीं है, एंगल नहीं बदलनी चाहिए। अच्छा देखो तो हम कैसा दिख रहे, हाँ ठीक है, गोरे ही दिख रहा है। लाइट से कोई खास फर्क पड़ने वाला, इस लाइट को जलाओ, एसी चालू करते हैं। ठीक है, हो गया, क्वेश्चन हो गया, आगे बढ़े, चलिए ठीक है। अब देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन और है, जल्दी करके मुझे बता दो बस। स्क्वायर बोल के वो रेक्टेंगल का आंसर निकाला है, गड़बड़ है।
चलिए खैर कोई बात नहीं, उससे गलती हो जाती है, बेचारा पढ़ा लिखा ज़्यादा नहीं है जिसको टाइपिंग करने दिए हैं। चलिए अब मुद्दे पर आ जाते हैं। हमको कितना समझ में आया? एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अरे 5 जब साइड दे ही रखा है तो एरिया कितना होगा? 5 गुना 5 25। हम कॉस थीटा साइन थीटा काहे के लिए निकालने जाएंगे? हम रेक्टेंगल पढ़ करके निकाल रहे थे, 4 3 सब निकाल रहे थे। हम 4 3 12 अभी बोलते कि उसका हाइपोटेनियस 5 लिखता, तब अगर वो बोलता कि ये वाला लेंथ 5 है तब इसका 4 3 आंसर आता। एरिया वेक्टर क्लोज सरफेस के बारे में बात करते हैं। अभी हमने बोला कि अगर ये क्लोज सरफेस है, ये आपका क्लोज सरफेस है। क्लोज सरफेस का एक फिक्स्ड शेप होता है जो हम लोगों के माइंड में पहले से बैठा हुआ है। क्यूब होता है, क्यूबॉइड होता है, कॉन होता है, उसके बाद स्फीयर होता है, उसके बाद आपका सिलिंड्रिकल होता है, हेमीस्फीयर होता है। ये सब 3D सरफेसेस हैं। मतलब 3D सरफेस का मतलब ये है, 3D सरफेस का मतलब ये है, क्या लिखा हुआ किनका? 3D सरफेस का मतलब ये है कि उसके पास x एक्सिस होगा, y एक्सिस होगा और z एक्सिस होगा। 3D सरफेस का मतलब तो यही होता है ना। 2D सरफेस का मतलब क्या होता है? x होगा, y होगा, या x होगा, z होगा, या y होगा, z होगा। 2 ही एक्सिस में उसका पूरा डायग्राम बन गया होगा। 3D का मतलब क्या होता है? उसको तीनों एक्सिस कंसीडर करके बनाया गया होगा। अगर हमारे पास कोई 3D सरफेस है और उस 3D सरफेस का अगर मुझे एरिया चाहिए, कंसीडर कीजिए कि आपके पास ऐसा एक स्फीयर है, ये एक स्फीयर है और इसका आपको एरिया चाहिए। इसका एरिया तो इस तरफ से कोई देखेगा तो ये सरफेस आपको नजर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? इस तरफ से कोई देखेगा तो उसे ये सरफेस नजर आएगा, इस तरफ से कोई देखेगा तो उसे ये सरफेस नजर आएगा। अच्छी बात है। क्यूब अगर है या क्यूबॉइड है, तुम्हारी तरफ से ये सरफेस नजर आ रहा है, चंदन सर की तरफ से ये सरफेस नजर आ रहा है, इनकी तरफ से ये सरफेस नजर आएगा, इसकी तरफ से नीचे वाले से या ऊपर वाले भगवान से ये सरफेस। 6 सरफेस दिखेंगे उसे। तो फिर डायरेक्शन कौन सा लूं मैं? हर सरफेस का अपना एक डायरेक्शन हो जाएगा, हर सरफेस का अपना एक, यानी इस वाले सरफेस का डायरेक्शन आप किस तरफ लेंगे? आउटवर्ड। इस वाले सरफेस का डायरेक्शन आउटवर्ड, इस वाले सरफेस का डायरेक्शन, इस वाले सरफेस का, इस वाले सरफेस का, इस वाले सरफेस का। तो ये बात बार बार बोलना अच्छा नहीं लगता, इसीलिए बोलेंगे हम लोग सरफेस के नॉर्मल हमेशा डायरेक्शन होगा। सरफेस के नॉर्मल हमेशा, सरफेस के नॉर्मल हमेशा। तो बोला ऑल द 3D सरफेस आर कंसिडर्ड एज ए क्लोज्ड सरफेस। सही बात है। इन क्लोज्ड सरफेस द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस बट द नॉर्मल शुड बी आउटवर्ड डायरेक्शन। कौन सा डायरेक्शन में होना चाहिए? ऐसा नहीं कि सरफेस के अंदर से, मेरे तरफ से इस तरफ डायरेक्शन कभी भी, मेरी तरफ से इस तरफ डायरेक्शन कभी भी, आपकी तरफ से इस तरफ डायरेक्शन कभी भी। बात समझ में आई? पल्ले पड़ा? हाँ या ना बोलो, चमका कि नहीं चमका? अच्छी बात है। 3D का डायरेक्शन पता चल गया वेक्टर में, 2D का डायरेक्शन वेक्टर में पता चल गया। एक मुद्दे की बात यह है, आउटवर्ड टू दी नॉर्मल, बस और कुछ नहीं। सारे फसाद की जड़ क्या बोलना है? आउटवर्ड टू दी, आउटवर्ड टू दी किसके आउटवर्ड? सरफेस के। किसके आउटवर्ड? चलिए तो हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या पढ़ने जा रहे हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कुछ बातें बहुत डेप्थ में खींचता हूं मैं, इसीलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स बहुत महंगा टॉपिक है मेरी नज़र में। और किसी भी अच्छे फिजिक्स में जब आप पढ़ना चाहेंगे, अच्छे लेवल पर जब फिजिक्स आप पढ़ना चाहेंगे, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स यूनिट 1 का बहुत अच्छा टॉपिक माना जाता है, क्योंकि इसी पर बेस्ड गॉस लॉ है। आप लोगों ने देखा होगा इस पर बेस्ड कौन सा लॉ है? गॉस लॉ है। चलिए देखते हैं। अभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ने से पहले नॉर्मल फ्लक्स को समझते हैं। व्हाट इज फ्लक्स? अब कंसिडर कीजिए फ्लक्स किसको कहते हैं। आपके पास एक नदी है जिसमें पानी भरा हुआ है। इस पानी की वेलोसिटी v है। क्या है? v वेलोसिटी है। क्या है भैया? v वेलोसिटी है। आपने एक इसका यहां से कट कर दो, ब्लैक ब्लैक पार्ट दिख रहा है तुमको सारा। सोचो ये ग्लास वाला पार्ट है ही नहीं। क्या सोचना है तुमको? ग्लास वाला पार्ट। अब इसको पकड़ के आपने ऐसा यू ले गया, आपको एरिया A1 दिख रहा है। इस वाले एरिया से कुछ ना कुछ पानी जा रहा होगा, कुछ ना कुछ पानी जा रहा होगा। उस पानी का कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा। वो वॉल्यूम क्या निकल के आएगा? वेलोसिटी इंटू, बोलो भाई, वेलोसिटी इंटू डिस्चार्ज वैल्यू आएगा ना? अरे हाँ कि ना? Q इज इक्वल टू AV। डिस्चार्ज वैल्यू आएगा कि नहीं आएगा? आपको वेलोसिटी इंटू एरिया 1। अगर मैं एरिया बड़ा कर दूं, जो डिस्चार्ज इंटू एरिया किया ना मैंने, सॉरी वेलोसिटी इंटू एरिया किया ना मैंने,
वही आपका फ्लक्स ऑफ लिक्विड कहलाता है। फ्लक्स ऑफ क्या कहलाता है? अगर मैं एरिया बड़ा कर दूं तो क्या फ्लक्स बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। मैंने और बड़ा एरिया कर दिया, क्या फ्लक्स और बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? मैं एरिया और छोटा कर दूं तो फ्लक्स बढ़ेगा कि नहीं घटेगा? अच्छी बात है। अगर मैं वेलोसिटी ऑफ वाटर डिक्रीज कर दूं तब भी फ्लक्स घटेगा कि नहीं घटेगा? क्या बोल रहा हूं मैं, समझ रहा है? अगर नदी में पानी की धार को मैं स्पीड को कम मैं कर दूं तो क्या फ्लक्स घटेगा या बढ़ेगा? एरिया वही है फिर भी फ्लक्स घट जाएगा, हाँ या ना? एरिया वही है फिर भी फ्लक्स, एरिया इस वाले में पहले ज्यादा आ रहा था, अब क्या आने लगेगा? इसका मतलब फ्लक्स दो चीजों पर डिपेंड करता है। किस पर? एक तो वेलोसिटी पर और एक तो एरिया पर। इसका मतलब है इट इज ए फ्लो ऑफ क्वांटिटी थ्रू एन नॉर्मल एरिया। क्या फ्लक्स आप, अगर मैं एरिया को, यहां से नदी बह रही थी, अगर मैं एरिया को ऐसा कर देता क्या फ्लक्स मिलता आपको? नहीं पल्ले पड़ा ना? क्या बोला मैंने, नहीं समझ में आया? नदी से पानी जा रही है, ये डायरेक्शन है नदी के पानी का, ऐसा जा रहा है। अब एरिया है, इससे आपको लिक्विड का फ्लक्स मिल रहा है। अब मैंने एरिया को यूं कर दिया, क्या फ्लक्स मिलेगा आपको? क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि इस एरिया से परपेंडिकुलर कोई पार पानी, इस एरिया को क्रॉस करते हुए कोई पानी पार। इसलिए इसका मतलब ये हुआ कि भाई जो भी हम फ्लक्स निकालेंगे वो पानी क्या करेगा? एकदम क्रॉस करेगा नॉर्मल में। कैसा क्रॉस करेगा? कैसा क्रॉस कर रहा होगा? वेरी गुड, अच्छी बात है। चलिए, ये लिखने के लायक बातें नहीं है, ये समझने के लिए है। अगर मैं एरिया को थोड़ा टेढ़ा कर दूं क्या तब भी फ्लक्स घटेगा या बढ़ेगा? सोच के देख तू, घटेगा ना? एरिया टेढ़ा करने पर घट रहा है कि नहीं घट रहा? अगर मैं एरिया को यूं भी कर दिया तो भी घटेगा कि नहीं घटेगा? इसका मतलब एंगल पर डिपेंड भी करेगा। अरे आया कि नहीं आया? इसका मतलब एंगल पर डिपेंड, यानी फ्लक्स के बारे में बात करूं तो वो एक तो पानी के फ्लक्स की बात कर रहा हूं मैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात अभी अपन नहीं कर रहे। वेलोसिटी पर डिपेंड करता है, एरिया पर डिपेंड करता है। आपने एरिया टेढ़ा रखा या सीधा रखा, एंगल पर भी डिपेंड करता है। अगर ये एरिया है तो इसका डायरेक्शन क्या इस तरफ ले सकता हूं मैं? अरे हाँ या ना? इस तरफ लूँ क्या नहीं लूँ? इस तरफ से पानी आ रही है तो इस तरफ एरिया लेना पड़ेगा। अगर इस तरफ से पानी आ रहा है, खोल के रख दो भाई, अगर इस तरफ से पानी आ रहा है तो क्या एरिया में इस तरफ ले लूँ? क्या इस तरफ से पानी आ रही है तो एरिया में इस तरफ ले लूँ? अरे हाँ या ना बोल, चमका कि नहीं चमका? एरिया ले सकता हूँ ना मैं, कोई परेशानी तो नहीं है। अगर मैं एरिया टेढ़ा कर रहा हूँ इसका मतलब एरिया के साथ पानी का वैल्यू भी कम जाना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ भाई फ्लक्स एंगल पर भी डिपेंड करता है, फ्लक्स एंगल पर भी डिपेंड। अब ये लिक्विड की फ्लक्स की बातों को आप छोड़ दीजिए, अब आ जाते हैं अपन इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर। किस पर आ जाते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर। अच्छी बात है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बात करते हैं। क्या है इलेक्ट्रिक फ्लक्स? ध्यान से सुनिए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोला जाता है कि भाई कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकल रही होंगी, हाँ ना बोलते जाना। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकल रही होंगी? ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स मेरा यूनिफॉर्म अभी समझने के लिए बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ मैं? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसा बनाया मैंने? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। उसकी वैल्यू मैंने रख दी ई। ई का वैल्यू अगर मैं इसमें लाइन्स बढ़ा दूं, अगर मैं इसमें लाइन्स क्राउड कर दूं तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बढ़ रहा है या घट रहा है? बढ़ेगा ना? अरे हाँ कि ना? बढ़ेगा ना? मानते हो ना इस बात को कि नहीं मानते? मानते हैं सर, चलिए अच्छी बात है। अब देखिए ध्यान से, पानी छोड़ दें, यहां पर एक चार्ज है, एक लाइन चार्ज है जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकल रही है। इस एरिया से होते हुए कितनी लाइन क्रॉस करेगी? 1 2 3 4, कुछ लाइन इसको नहीं क्रॉस करेगी। देख, इस वाले से कितनी लाइन क्रॉस कर रही है? 4। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितने हो जाएंगे? इस वाले से कितनी लाइन क्रॉस करेगी? कितना लाइन क्रॉस किया? 6। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा? इस वाले से कितनी लाइन क्रॉस कर रही है? 7 8 9 9 ना? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा? इसका मतलब एरिया बढ़ने से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी वही है, पर एरिया बढ़ने से इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जा रहा है? बढ़ रहा है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जा रहा है? अरे बोलो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जा रहा है? बढ़ रहा है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसको कहते हैं अब समझते हैं।
नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द एरिया वेक्टर टू द नॉर्मली टू द पैरेलली। आप समझिए क्या बोल रहा हूं मैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितना पास करेगा एरिया के परपेंडिकुलर, एरिया के नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी पास कर रही हैं एरिया के परपेंडिकुलर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जितनी पास करेंगी उसे कहा जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? इसका मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी पानी की फ्लक्स के तरह ई पर डिपेंड करेगा, जैसे यह वी पर डिपेंड कर रहा था। इसका मतलब ए पर डिपेंड करेगा, हाँ या ना बोलो। अच्छी बात है। अभी तक मैंने एरिया परपेंडिकुलर रख रखा है, मतलब इधर से आ रहा है और ऐसे पार कर रहा है। अगर मैं एरिया को टेढ़ा कर देता तो भी तो फील्ड लाइंस कम पास होती। अरे हाँ कि ना? इसका मतलब फील्ड लाइंस पर डिपेंड कर रहा है, एंगल पर डिपेंड कर रहा है। अरे हाँ कि ना? कर रहा है ना? इसका मतलब एंगल पर डिपेंड करेगा कौन? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कौन डिपेंड करेगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। चलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन पहले लिख लीजिए, उसके बाद बात करते हैं। बस आपको डेफिनेशन लिखना है और कुछ नहीं। बस आपको डेफिनेशन लिखना है और कुछ नहीं। यहां तक क्या लिखा है? इट इज द मेजर ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉसिंग ए सरफेस टू नॉर्मल। कैसा पास कर रहा है? नॉर्मल। जितनी लाइंस नॉर्मल पास करेंगी उसकी गिनती करनी है, बाकी की गिनती नहीं करनी है। आज इतना ही रहने दीजिए, उसके बाद अपन कल खींचेंगे। थैंक यू वेरी मच। मौज कीजिए। याद रखना।